समझिएगा। हमने बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो आपके 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है आपका पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक, जिसमें से आहार नाल के सारे पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, आपका आंत, और आंत के दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत के भी 3 पार्ट आपको बताए थे हमने, ड्यूडेनम, जेजुनम और आपका इलियम। ये 3 पार्ट हम लोग कल पढ़ चुके थे। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट आपको हमने बताए थे। एक होता है सीकम, एक कोलन और एक आपका रेक्टम। ठीक है, रेक्टम। ठीक, तो ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। मतलब इट मीन्स कि आहार नाल हमारा पूरी तरह से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसमें आपका कुछ भी छूटा नहीं है, हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। थोड़ी बहुत चीज़ें होगी जो कि हम लोग मिसलेनियस के रूप में अलग से पढ़ लेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचक ग्रंथियों के बारे में, जो कि हमने उस दिन भी बताया था कि पाचक ग्रंथि हम लोग 3 पढ़ेंगे। एक लार ग्रंथि, एक होगा यकृत और एक होगा आपका अग्नाशय। तैयार है ना सब कोई पढ़ने के लिए? शुरू करें? तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले लार ग्रंथियों के बारे में। पाचक ग्रंथियों में आपकी 3 ग्रंथियां भाग लेती है पाचक के रूप में, आपकी लार ग्रंथि, यकृत और आपकी अग्नाशय। अगर हम लार ग्रंथि की बात करें, लिखेंगे कोई भी नहीं, ठीक, पहले हम समझाते जाएंगे फिर आपको लिखाते जाएंगे। लार ग्रंथि आपके भोजन में पचाने के लिए लार ग्रंथि से लार निकलता है, जिसमें आपको सब कोई के एंजाइम का नाम पता होगा, टाइलिन एंजाइम। सबको पता है कि टाइलिन एंजाइम हमारे लार से निकलता है, जो कि हमारे भोजन में उपस्थित किसको, भोजन में उपस्थित स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। और आप बताएंगे सौरभ कि माल्टोज का पाचन हमारे किस भाग में होता है और कौन करता है? क्या हुआ, तेज से बोलो। हमारे माल्टोज का पाचन हमारे आहार नल के किस पार्ट में होता है, कौन सा एंजाइम करता है और किस में तोड़ता है, ये आपको बताना है। कल ही पढ़ाया है, बताओ। कौन तोड़ता है, कौन तोड़ता है? माल्टेज एंजाइम तोड़ता है ना। और कहाँ पे टूटता है ये? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में? बड़ी आंत में, छोटी आंत में। छोटी आंत के किस भाग में, किस में? शिशांत्र इलियम में। इलियम में टूटता है ना सब। कैसे, पढ़ाई नहीं किया घर में? देखो नजरें आपकी मुझे सब बता देती हैं, सबकी नजर देख लेती हूँ एक बार और जान जाती है कि आज पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो। ये क्या होता है ना, जब ये ऐसे ऐसे चुराने लगते हो नजरें ऐसे ऐसे करके, तो पता चल जाता है। अब सामने भी देखोगे तो भी पता चल जाएगा। अब मैं क्यों बताऊं? देखो, जिस दिन आप पढ़ के आते हो ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, तो अपने आप को स्टेबल करके रखते हो कि आज मैडम अगर पूछती भी है तो कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। और जब याद करके नहीं आते हो ना पढ़ के, तो पहले से ही वो जी चोरी वाला धड़कना शुरू हो जाती है, तो उससे सब पकड़ में आ जाता है। चलो, तो आपको ये बता रहे थे कि जो आपकी लार ग्रंथियां है ये पाचन में सहायता करती है, और हमारी लार ग्रंथियों से एंजाइम्स निकलते हैं, लार निकलता है, उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे भोजन का पाचन करते हैं। स्पेशली आपने एक एंजाइम का नाम सुन के रखा है, टाइलिन एंजाइम, जो कि हमारे भोजन में उपस्थित
स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज। और हमने कल की क्लास में बताया था कि इस माल्टोज को माल्टेज एंजाइम आपके ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ता है, ग्लूकोज के 2 अणुओं में। और कहाँ तोड़ता है? छोटी आंत के इलियम में। याद आ गया सबको? यहाँ से स्टार्च टूटता है, हमारे मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो याद रखेंगे मुख से ही शुरू होता है। और शुरू कौन करता है? हमारा टाइलिन एंजाइम। ठीक है, ये काम क्या करता है? स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। अब लाल ग्रंथि की बात करते हैं तो हमारे लाल ग्रंथि से प्रतिदिन मानव में 1000 से 1500 ml आपके लार का स्त्रावण होता है। याद रखेंगे प्रतिदिन मानव में कितना है? 1000 से 1500 ml क्या होता है? लार का स्त्रावण होता है। हमारी जो लार होती है वो क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, आप बताइए पीएच मान कोई बता सकते हैं लार का? बताओ। 7.2 होता है। देखिए 7.1 से 7.3 तक आपका ये लार का पीएच मान होता है। याद रखेंगे कितना होता है लार का पीएच मान? 7.1 से 7.3 तक होता है। ये क्षारीय होती है और हमारे मुख में जीवाणु भी जा सकते हैं, बैक्टीरिया भी जा सकते हैं। और क्षारीय होने के कारण ये जीवाणु को क्या कर देती है? नष्ट भी करती है। इसमें एक अम्ल पाया जाता है लाइसोजाइम और एक होता है थायोसोनिक एसिड। ठीक है, लाइसोजाइम और एक होता है थायोसाइनिक एसिड। ये हमारे मुख में आने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। हमारे मुख को किसी प्रकार से संक्रमण ना हो, इन्फेक्शन ना हो, इसलिए ये अम्ल हमेशा हमारे लार में हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब लार ग्रंथि की अगर हम बात करें तो मानव शरीर में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां उपस्थित होती है। एक होती है आपकी अधोजीवी ग्रंथि, मैं इंग्लिश में नाम बताऊंगी इसका, अधोजीवी ग्रंथियां। दूसरी होती है अधोहनु ग्रंथियां, अधोहनु। और तीसरा है आपका कर्णपूर्व ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि। सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड। सुन लिया ध्यान से? सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और ये होती है पैरोटिड। ठीक, तीनों ग्रंथियां 3 प्रकार की हमारे मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथि प्रेजेंट होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स और आपके होती है पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा कि बताइए कौन सी लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है और आपके किस ग्रंथि में संक्रमण सबसे ज्यादा होता है ना? तो अब एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं। अब क्या होता है, ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। मानव में ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्रंथि, अब बहिस्रावी और अंतःस्रावी में थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा क्योंकि जो हमारी लार ग्रंथि है बहिस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है ये? बहिस्रावी। जितनी हमारी पसीने वाली ग्रंथि है, जो हम रोते हैं, जो हमारे आंसू निकलते हैं, पसीना निकलता है, जो लार निकलता है, ठीक है, ये जो मैमरी ग्लैंड्स हैं, ये सभी आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। कैसी ग्रंथियां हैं? बहिस्रावी। अब बहिस्रावी होता क्या है? ऐसी ग्रंथियां जिनसे जो पदार्थ, रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ में एंजाइम हो सकता है आपका और आपके ये प्रोटीन्स वगैरह भी हो सकते हैं, सॉरी हार्मोन्स वगैरह भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसी ग्रंथि जिनसे आपका स्त्रावण या जिनसे जो निकलता है पदार्थ, उन ग्रंथियों से निकलने वाला जो पदार्थ होता है नलिकाओं या वहिकाओं के माध्यम से जाए। किसके माध्यम से? नलिकाओं या वहिकाओं। वहिकाओं का मतलब होता है डक्ट। क्या होता है? आपको एक क्वेश्चन आएगा अगर आता है पेपर में तो ऐसा आ जाएगा कि पूछ लेगा कि नलिका युक्त 3-4 एग्जाम्पल दे देंगे ग्लैंड के और से पूछ लेगा निम्न में से कौन सी नलिका युक्त है, ठीक है, और पूछ लेगा कौन सी नलिका विहीन है, डक्टलेस है। आ गया समझ में? तो डक्टलेस होना क्या है, मतलब जिसमें वहिका ना हो वो डक्टलेस होगी और जिसमें होगी तो वो वहिका युक्त होगी। ठीक है, आप हमारी जितनी भी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे हमारे लार से जो लार निकलेगा, हमारी लार ग्रंथि से जो लार निकलेगा तो उसके लिए एक अलग नलिका होगी।
आ रहा समझ में? उसके लिए एक अलग नलिका होगी। पसीना जो निकलता है उसके लिए भी नलिकाएं अलग होती हैं। हार्मोन्स जो होते हैं हमारे रक्त में घुलकर जिस अंग को जिस आवश्यकता होती है जाके वहीं पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि रक्त हर जगह जाता है तो हर जगह वो हार्मोन जाएगा, नहीं। जहाँ पे आवश्यकता होती है, क्योंकि हमने बताया था कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा मस्तिष्क का कौन सा भाग, प्रमस्तिष्क का कौन सा भाग, प्रमस्तिष्क का कौन सा भाग बताओ? क्या बोलते हैं उसको? हाइपोथैलेमस। डायनसेफलॉन का हाइपोथैलेमस क्या करता है, उसमें जो पीयूष ग्रंथि है वो हमारे मास्टर ग्लैंड कहलाती है, क्योंकि वो हार्मोन पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो जहाँ पे जिस जगह पे हार्मोन की आवश्यकता होगी वहीं पे जाके हार्मोन क्या होगा, काम करेगा। ऐसा नहीं है कि समझ लीजिए कि रक्त में घुलता है हार्मोन तो कहीं भी जाके काम कर देगा, नहीं। बॉडी के जिस पार्ट में आवश्यकता होगी जहाँ पे हार्मोन की, सीधे जाके उसी जगह पे काम करेगा, क्योंकि इसका कंट्रोल कहाँ से, हमारे ब्रेन से है। आगे समझ में ये? तो हमारा जो ऐसी ग्रंथियां जिनमें जो स्त्रावण होता है, सिक्रीशन होता है, वो वाहिकाओं के माध्यम से होता है, वो सभी ग्लैंड्स बहिस्रावी कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? बहिस्रावी। बहिस्रावी के एग्जाम्पल हैं आपकी लार ग्रंथि, आपकी अश्रु ग्रंथि, टीयर ग्लैंड्स, आपकी श्वेत ग्रंथि, पसीने वाली ग्रंथि, आपकी दुग्ध ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये सभी किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? सभी बहिस्रावी हैं, जो बाहर निकल आती हैं। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, इनका पदार्थ बाहर स्रावित भी होता है, लेकिन कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो शरीर से बाहर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि जो बाहर निकल आती है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि जो नलिका, जिनके लिए स्पेशली नलिका होती है, वो सभी कैसी होती है, बहिस्रावी। और बहिस्रावी ग्रंथियां सदैव नलिका युक्त होती हैं। ये पॉइंट आपको बहुत याद रखना है कि बहिस्रावी ग्रंथियां सदैव कैसी होती हैं, नलिका युक्त। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये नलिका विहीन होती हैं। कैसी होती हैं? नलिका विहीन। इनसे जो रासायनिक पदार्थ निकलता है, जैसे हार्मोन हो गया, तो ये हमारे रक्त में घुलकर हमारे शरीर में जिस भाग में आवश्यकता होती है जाके उसी भाग को क्या कर देते हैं, दे देते हैं। आगे समझ में? पेपर में घुमा के क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर ये आ जाए कि पूछ ले कि बताइए हार्मोन किसके माध्यम से जाता है, तो याद रखेंगे हार्मोन सदैव रक्त में घुलता है और जहां आवश्यकता होती है हमारे रक्त के माध्यम से उस भाग में चला जाता है। और ये हार्मोन निकालने वाली ही ग्रंथियों को स्पेशली हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, आपकी एक और होती है, क्या बोलते हैं उसको, थैलेमस ग्लैंड भी बोलते हैं। और एक आपकी, थैलेमस, हाइपोथैलेमस अलग है, एक अलग ग्लैंड्स होती है जो कि बच्चों में पाई जाती है ना। और कौन सी ग्रंथि हो जाएगी अंतःस्रावी में? अवटू क्या है? नहीं, मुझे हिंदी नहीं, आप इंग्लिश बताओ, अवटू क्या है? अरे चलो, तो ये सभी ग्रंथियां कैसी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी। हम क्या बताना चाह रहे थे, हम ये बताना चाह रहे थे कि आपकी जो लार ग्रंथि है वो कैसी ग्रंथि है, आपकी बहिस्रावी ग्रंथि है। और इन जितनी भी ये जो ग्लैंड्स है ना, लार ग्रंथि में जो तीनों ग्लैंड्स है, इनमें एक एक नलिका सबकी अलग अलग है ना, सबकी नलिका क्या है, अलग अलग है। तो पेपर में इनकी नलिकाओं का नाम पूछा जाता है। जैसे आपकी बार्थोलिन वहिका, वाइटन वहिका, ये वहिकाएं जो होती है इसमें अलग अलग से होती है और इनसे निकलने वाले जो निकलता तो लार ही है, लेकिन लार की जो क्वांटिटी होती है और इनका जो मतलब कह सकते हैं संगठन होता है वो अलग अलग होता है। कोई लार ज़्यादा क्षारीय हो सकती है, कोई लार कम क्षारीय होगी, कोई लार बिल्कुल क्षारीय नहीं होगी, ऐसा होता है इनके साथ। तो एक एक पॉइंट पे मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। अब जो अधोजीवी ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं, तो अधोजीवी ग्रंथि में आपकी एक वहिका पाई जाती है जिसका नाम है आपका वार्थोलिन वहिका। कौन सी वहिका प्रेजेंट होती है इसमें, वार्थोलिन। इनसे ही लार निकलता है, इस लार ग्रंथि से लार निकलता है जो कि वार्थोलिन वहिका के माध्यम से निकला जाता है, ठीक है। और ये उपस्थित कहाँ होती है, अधोजीवी मतलब
ये हमारे मुख के बिल्कुल अग्र भाग में उपस्थित होती है, यहाँ नीचे। आप कैसे बताए, खोल के तो नहीं दिखाएंगे, नीचे है ना, मतलब बिल्कुल फ्रंट में उपस्थित होती है, जीभ के पास बिल्कुल फ्रंट पे प्रेजेंट होती है ये ग्रंथि। और ये इसके जो निकलने वाला जो लार होगा वो किस वाहिका से निकलेगा, बार्थोलिन वाहिका से निकलेगा। और इससे निकलने वाला लार क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। इसमें म्यूसिन की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है, म्यूसिन की मात्रा अधिक होती है। जो अधोहनु ग्रंथि है ये हमारे जबड़े, ये जबड़ा जो है पीछे वाला जबड़ा, जबड़े के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, कान के नीचे नहीं बोल रही हूँ, जबड़े के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है अधोहनु ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। और ये जो होती है इनकी एक वाहिका का नाम है जिसका नाम है आपका वाइटन वाहिका। कौन सी वाहिका, वाइटन वाहिका के माध्यम से इसका लार निकलता है। इसकी भी आपकी क्षारीय होती है, थोड़ी कम क्षारीय होती है इसकी अपेक्षा। कर्णपूर ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड बहुत फेमस ग्लैंड है और ये जस्ट हमारे कान के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ होती है, हमारे कान के नीचे उपस्थित होती है पैरोटिड ग्रंथि। और इनसे जो वाहिका उपस्थित है इसकी वाहिका का नाम है स्टीनन। स्टीनन, कौन सी वाहिका, स्टीनन वाहिका के माध्यम से इससे लार निकलता है। इसकी जो लार होती है वो बहुत साफ होती है, ठीक है। याद रखेंगे क्या होती है, बहुत साफ होती है। और इसमें अगर थोड़ी सी भी संक्रमण होता है जीवाणुओं से तो इसमें एक रोग हो जाता है, विषाणुओं के माध्यम से एक रोग होता है। बताइए इस ग्रंथि पे कौन सा रोग होता है, गलसुआ। गलसुआ को क्या कहते हैं, मम्स, ठीक है। हमने पहले भी लिखाया है जब आपको वायरस पढ़ाया था, लिखाया था, ठीक है। जो आपको याद रखना है कि मम्स वायरस, क्योंकि इसकी जो लार होती है बहुत साफ होती है और इसमें अगर थोड़ा सा भी संक्रमण होता है तो ये ग्रंथि आपकी फूल जाती है संक्रमित होकर और उसमें कौन सा रोग हो जाएगा, गलसुआ नामक रोग, ठीक है। गलसुआ नामक रोग हमने आपको लिखाया भी था वायरस में कि गलसुआ रोग हमारे पैरोटिड ग्लैंड में होता है, लिखाया था वायरस में। फिर से ध्यान से समझिएगा, आपकी जो लार ग्रंथि है वो हमारी एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथियों से लार स्रावित होता है। मनुष्य में 1000 से 1500 ml प्रतिदिन लार स्रावित होता है। लार क्षारीय होती है, इसका पीएच मान लगभग 7.1 से 7.3 तक होता है। लार ग्रंथियों में एक एंजाइम निकलता है लार से जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लार ग्रंथियां मुख में 3 प्रकार की है, अधोजीवी ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि और कर्णपूर ग्रंथि। जो अधोजीवी ग्रंथि है इसमें एक वाहिका होती है बार्थोलिन वाहिका और इनसे जो लार निकलता है वो बार्थोलिन वाहिकाओं के माध्यम से ही निकलता है। और इसकी जो लार होती है अधिक क्षारीय होती है जिसमें म्यूसिन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। अधोहनु ग्रंथि सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, इसमें एक वाहिका होती है जिसका नाम है वाइटन वाहिका। इससे भी लार इस वाहिकाओं के माध्यम से निकलता है। इसकी लार अधोजीवी से थोड़ा कम क्षारीय होती है। कर्णपूर ग्रंथि जस्ट हमारे कान के नीचे पाई जाती है, पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं इसे। और इसमें एक वाहिका होती है स्टीनन वाहिका और इसकी लार इसकी जो लार होती है काफी साफ होती है और इसमें थोड़ा सा भी संक्रमण होता है। और स्पेशली अगर वायरस से संक्रमण होता है तो कौन सा रोग होता है, गलसुआ रोग, या इसी को क्या कहते हैं, मम्स कहते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं, डाउट ना। अब इसमें एक एंजाइम है लाइसोजाइम, ठीक है, याद रखिए, एक लाइसोजाइम और एक होता है थायोसाइनिक एसिड जो कि हमारे मुख को जीवाणुओं से सुरक्षित करता है। जो कि हम सांस लेते हैं, बात करते हैं, किसी से वायरस मुख में जा सकता है, हमारे जीवाणु मुख में आ सकते हैं। इस कमरों में लाखों जीवाणु हैं, है ना, तो हम बोल रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं तो हमारे मुख में आ रहे हैं। क्योंकि हमारे मुख में लार है इस कारण से जो ये एंजाइम है, अम्ल है, वो जीवाणु को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। नहीं तो हम नॉर्मली रोज बीमार हो सकते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, हमारी बीमारियों से भी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। आप जानते हैं कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे हमारे जैसे जो पालतू कुत्ते हैं, है ना, पालतू चाहे कुछ भी हो, अगर जानवर होते हैं तो अगर जानवर में कोई चोट लग जाती है तब ज्यादातर देखते हैं कि जानवर उस चोट को चाट कर क्या कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। क्योंकि उनके लार में भी ये आपके अम्ल उपस्थित होता है थायोसाइनिक, जिसके कारण से वो वहाँ पे बैक्टीरिया पनपने नहीं पाते हैं और वो घाव क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। हो जाता है ना ऐसा, अरे तो वो अगर बैक्टीरिया उस पर रह गए, है ना, तो वहाँ पे वो सड़ जाएगा। लेकिन अगर बैक्टीरिया पनपने नहीं पाएंगे तो वो स्थान नहीं सड़ेगा। समझ रहे हैं ना, बैक्टीरिया ही तो सब करेगा ना। चलो लिखिए, लार ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि है।
लाल ग्रंथि पे लिखिए। लाल ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लाल ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि 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 है। लाल ग्रंथियां मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। मुख में लाल ग्रंथियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की है, ऐसा लिखिए। लाल ग्रंथि मुख्यतः 3 प्रकार की है। मुख में लाल ग्रंथियां मुख्यतः 3 प्रकार की है। इनसे लार स्रावित होता है। अरे तो लिखो ना, क्या पता कोई कुछ और स्रावित करवा दे तो हम क्या करेंगे। वो तो आपके समझ में आ रहा है ना। इनसे लार स्रावित होता है। तीनों के पहले नाम लिखो, फिर एक एक करके लिखते हैं। आप लोग ना वो क्या बोलते हैं, कपिल शर्मा बने जा रहे हैं। पोस्ट हम कर रहे हैं, कपिल शर्मा आप लोग बन रहे हैं। बहिस्रावी को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। तीनों के नाम लिखिए पहले। अधोजीवी, सबलिंगुअल, अधोहनु, सबमैंडिबुलर, कर्णपूर, पैरोटिड। तीनों के नाम लिखिए पहले, फिर तीनों को। सबलिंगुअल, अधोजीवी। अभी तो तुम इंग्लिश लिखती थी, अब हिंदी पूछ रही। दोनों का पेपर में हिंदी समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं, इंग्लिश में तो पेपर रहता ही है। मैं तो देखती ही नहीं, मैं इंग्लिश में ही देख लूँ। जब नहीं समझ में आई हिंदी तो क्या करूँ अभी। तो इसीलिए तो मैं हिंदी में दोनों ही। हाँ तो दोनों लिखो। अधोजीवी, सबलिंगुअल, अधोहनु, सबमैंडिबुलर, कर्णपूर, पैरोटिड। लिखिए तीनों के नाम। क्या लिखे हो? अरे उसको क्यों लिखोगे, हम लिखाएंगे ना उसको, क्या कर रहे हो। सबलिंगुअल लिखना है ना पहले का, इसका सबमैंडिबुलर। क्या है यार, ये होली होली भी नहीं आई है, कैसे कर रहे हो आप लोग। अच्छा न्यू ईयर आने वाला है। क्या बताएं अब। इसमें हर क्लास में सब पता नहीं कैसे पगलाए हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दुख के मारे पागल हो गए कि सुख के मारे हो गए, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। किसी चीज की खुशी हो तो हमको भी दे दो, हम बहुत दुखी है। हाँ पूर्ण नहीं, पूर्व। दीदी पूछ रही क्या हुआ। दीदी पूछ रही आपसे क्या हुआ। क्या हुआ? अरे हो गया, आप ही लोग की तो वजह है, आप ही लोग वजह है, क्या बताएं। चलो अब लिखो पहला डाल के। अधोजीवी ग्रंथियां, पहला नंबर डाल के लिखिए अधोजीवी। अरे हम नहीं रुकेंगे, अब लिखो अधोजीवी ग्रंथियां लिखिए। देखो यह मुख गुहा के अग्रभाग में स्थित होती है। यह मुख गुहा के, अधोजीवी पे लिखना है आपको। यह मुख गुहा के अग्रभाग में स्थित होती है। यह मुख गुहा के अग्रभाग में, माउथ कैविटी के अग्रभाग में स्थित होती है। इनमें बार्थोलिन वाहिका के माध्यम से, बार्थोलिन डक्ट कहेंगे इंग्लिश में, बार्थोलिन वाहिका के माध्यम से। ये बार्थोलिन हिंदी वर्ड है। हाँ इंग्लिश वर्ड है, बार्थोलिन का कोई हिंदी नहीं है। आया समझ में? डक्ट वाहिका को कहते हैं। क्या कर रहे हो? बार्थोलिन वाहिका के माध्यम से। मेरे साथ हर क्लास में यही होता है, क्योंकि 2-3 तो इंग्लिश मीडियम बैठते ही है, फिर सबके साथ बाइलिंगुअल बनना पड़ता है, उनको भी वर्ड बताओ। हाँ किसको? क्लास से बाहर निकाल देंगे, वैसा ऐसे बोलेंगे। क्या कर रहे हो शुभम? वाहिनियां और वाहिकाओं में वर्ड में डिफरेंस है ना। तो वाहिका को बोलते हैं डक्ट और वाहिनियों को बोलते हैं वेसल्स। साइंस पढ़ के कहीं ऐसा लगता है कि आप लोग क्या लिखे? बार्थोलिन वाहिका के माध्यम से लार स्रावित होता है। बार्थोलिन वाहिका के माध्यम से
लार स्रावित होता है, लिखो हाँ जल्दी जल्दी चलाना। बारथोलिन वहिका के माध्यम से लार स्रावित होता है। इसकी लार क्षारीय होती है, इसकी लार क्षारीय होती है। इसमें म्यूसिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसकी लार क्षारीय होती है, इसमें म्यूसिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। म्यूसिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। म्यूसिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। दूसरा लिखिए अधोहनु ग्रंथि, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर पे लिखिए अधोहनु ग्रंथि। ये मुख के निचले जबड़े के, यह मुख के निचले जबड़े के, यह मुख के निचले जबड़े के पश्च भाग में, बातें नहीं, ये मुख के निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती है। पीछे वाला पश्च भाग के, सॉरी पश्च भाग में स्थित होती है, निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती है। तथा वाइटन वहिका के माध्यम से, सामने लिखा है वाइटन वहिका के माध्यम से, वाइट लिख के ना लिख दो, वाइटन वहिका के माध्यम से, वाइटन वहिका के माध्यम से लार स्रावित करती है, लार स्रावित करती है, लार स्रावित करती है। अब अगला लिखिए कर्ण पूर्व ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड, कर्ण पूर्व ग्रंथि। लिखिए यह मुख के, नहीं मुख के नहीं, ये कर्ण के नीचे स्थित होती है, कान के नीचे, यह कान के नीचे स्थित होती है, कर्ण के नीचे स्थित होती है, ये कर्ण के नीचे स्थित होती है। ये आकार में सबसे बड़ी होती है, ये आकार में सबसे बड़ी होती है, इसका साइज बड़ा होता है, ये आकार में सबसे बड़ी होती है। तथा स्टीनन वहिका के माध्यम से, ये सामने लिखा है स्टीनन वहिका के माध्यम से कान के नीचे स्थित होती है, आकार में बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। तथा स्टीनन वहिका के माध्यम से लार स्रावित करती है। स्टीनन सामने लिखा हुआ है, स्टीनन ना लास्ट में दो ना है, ठीक है। स्टीनन वहिका के माध्यम से लार स्रावित करती है। इसकी लार इसी की लार, इससे निकलने वाली लार, इसकी लार साफ एवं म्यूसिन रहित होती है। इसकी लार साफ एवं म्यूसिन रहित, अभी बताया था ना उसमें म्यूसिन उपस्थित होता है, लेकिन इसमें म्यूसिन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। म्यूसिन रहित होती है, म्यूसिन लेस लिख सकते हो इंग्लिश वाले, म्यूसिन लेस होती है, रहित होती है। इन ग्रंथियों में आगे लिखिए, इस ग्रंथि में इन्फेक्शन होने से संक्रमण, इन्फेक्शन होने से गलसुआ नामक रोग हो जाता है। गलसुआ या इसी को कहते हैं मम्स, ठीक है, नामक रोग हो जाता है। इन ग्रंथियों में संक्रमण होने से गलसुआ नामक रोग हो जाता है। हो गया सबका? अब लिखो लार, सलाइवा। लार के बारे में लिखना है ना, कितना निकलता है, कितना पीएच मान होता है, कौन सा एंजाइम होता है। ये प्रकार थे लार ग्रंथि के। अब लार के बारे में लिखना है। वो लार ग्रंथि डाले थे, अब लार डालो। क्या बताएं, मतलब चलो लिखो लार पे।
मनुष्य में प्रतिदिन, आज लॉफिंग डे तो नहीं है? गैस छोटी है। किसने छोड़ी गैस? क्या हो रहा है आज क्लास में? मुझे भी हंसी आ रही, किसने छोड़ी गैस हंसने वाली? कैमरा बंद कर दो। हो गया सबका। देखो, मनुष्य में प्रतिदिन लिखो, मनुष्य में प्रतिदिन 1000 से 1500 ml, मनुष्य में प्रतिदिन 1000 से 1500 ml लार का स्त्रावण होता है। मनुष्य में प्रतिदिन 1000 से 1500 ml लार का स्त्रावण होता है। लार का स्त्रावण होता है। ये पता है इसका, ये अम्लीय होती है, क्षारीय नहीं। लार जो होगी ज्यादातर अम्लीय होती है, जो कि 6 से 7 तक होती है। ठीक है, सॉरी। चलिए देखिए, मनुष्य में प्रतिदिन 1000 से 1500 ml लार का स्त्रावण होता है। यह रंगहीन होती है, कोई कलर नहीं होता इसमें। यह रंगहीन होती है, कलरलेस होती है। यह रंगहीन होती है तथा इसका पीएच मान तथा इसका पीएच मान 6 से 7 तक होता है। 6 से 7 मतलब एग्जैक्टली आपका 7 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 क्या हो जाता है उधर से, है ना? तो 6.9 भी तक लिख सकते हो। ठीक है, 6 से 7 तक होता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन सामने लिखा होगा, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को हिंदी में क्या कहेंगे? मांड कहते हैं। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। जो भोजन में उपस्थित मांड या स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। चलो शिवम, आप बताओ माल्टोज का सूत्र क्या होगा? अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको जो डाइसेक्राइड पढ़ाया था, तो डाइसेक्राइड के 3 एग्जाम्पल बताए थे आपको, सुक्रोज, माल्टोज और आपका लैक्टोज। ठीक है, ये तीनों ही आपके डाइसेक्राइड है और डाइसेक्राइड का सूत्र होता है C12H22O11। मतलब तीनों का सूत्र क्या होगा? C12H22O11। बस। चलो लिखो, माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। लिख लिया सबने इतना? माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। आगे लिखिए, एक स्टार पॉइंट बना के लिखिए। स्टार पॉइंट बना के लिखिए। लार में लाइसोजाइम, ये लिखा है हमने सामने। लार में लाइसोजाइम नामक तो लिख लिया होगा, लाइसोजाइम तथा लिख लीजिए, 2 अम्ल होंगे, लाइसोजाइम तथा थायोसाइनिक अम्ल। लाइसोजाइम अम्ल है और एक है थायोसाइनिक अम्ल। थायोसाइनिक सामने लिखा हुआ है, थायोसाइनिक अम्ल। लार में लाइसोजाइम अम्ल तथा थायोसाइनिक अम्ल उपस्थित होता है।
थायोसाइनिक अम्ल उपस्थित होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करके बैक्टीरिया जो जीवाणुओं को नष्ट करके मुख को संक्रमण से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, जो मुख को संक्रमण से बचाता है, जो मुख को संक्रमण से बचाता है। लिख लिया सबने? और ये बात आप याद रखेंगे कि जो जानवर होते हैं वो अपने मतलब घावों को चाट कर क्यों ठीक कर लेते हैं, क्योंकि उसमें दो अम्ल होते हैं, एक लाइसोजाइम एक थायोसाइनिक अम्ल, जो कि उनके बैक्टीरिया को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, जिसके कारण से वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा और उनकी चोट क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। हम लोग भी जब छोटे थे तो ऐसा करते थे ना, चोट लग जाती थी तो निकाल के थूक लगा लेते थे, ऐसा करते थे, हम तो करते थे, होता था ना ऐसा। थोड़ा सा पहले शुरू में ऐसा लगता था, बहुत चलने लगता था, फिर बाद में अपने आप वो चोट ठीक भी हो जाती थी, हल्की फुल्की, वैसे नहीं कि काट लो बढ़िया और फिर करो, ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत ऐसे ठीक हो जाती थी। अभी भी ऐसा ही होता है। नाखून ऐसे काटते हो क्या? कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा चलो, अब आवाज होगा क्या? हो जाएगा, हो जाएगा। क्या कौन बोल रहा है नहीं होगा? किसको जाने की जल्दी है? चलो यकृत लिखो। क्या बोल रही हो? हो गया? क्या बोल रही हो? लिखो यकृत। अब मुझे पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं, यहाँ पे लोगों को पढ़ने में तकलीफ होती है। पता नहीं कितनी थोड़ी सी एनर्जी लेके आते हो कि क्या पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, क्या चल रहा है? इस टाइम पढ़ने का मौसम है और आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, छारी लिखवाए हैं। देखिए ज्यादातर जो लार होता है वो अम्लीय होता है, लेकिन हमने ग्रंथियों के हिसाब से दिखाया है कि कुछ ऐसे लार होते हैं जो जिनसे निकलने वाला लार कैसा होता है, क्षारीय होता है। हाँ जी सही है, अम्ल का वो अम्लीय होता है, मतलब उसका पीएच मान आप याद रखेंगे लार का, लेकिन उसमें क्षारी इसलिए लिखा है क्योंकि जो कभी जो आपके क्षार की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, अम्ल से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ये चीज है। लेकिन वो आपका पीएच मान आपको याद रखना है, वो बिल्कुल सही है आपका। चलिए अब यकृत के बारे में पढ़ते हैं। यकृत हमारे पाचन क्रिया में पूर्ण रूप से भाग नहीं लेता, लेकिन आंशिक रूप से भाग लेता है। आपको पता है कि हमारा जो यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है ना, बोला जाता है ना कि यकृत सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है, ठीक है, याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। क्लियर हुआ? मानव शरीर की दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर ये पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो याद रखेंगे यकृत है, लेकिन अगर ये पूछे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो बताइए कौन सी है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि आपकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी होती है, हमारी लीवर होती है। हमने आपको जब चित्र बना के दिखाया था, आपका ये जो आमाशय था, तो हमने बताया था कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। जो आपका ये यकृत है, जिसके नीचे ऐसी कुछ एक छोटी सी नलिका होती है, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं, और ये हमारी क्या होती है, यकृत होती है। अभी के बाद समझिएगा आप लोग, आपका जो यकृत होता है, जन्म के समय यकृत काफी बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। इसको हम दो पाली में डिवाइड करते हैं। दाईं पाली बाईं पाली की अपेक्षा काफी बड़ी होती है। दाईं पाली क्या होगी, बाईं पाली की अपेक्षा काफी बड़ी होती है, मतलब ये बटी नहीं हुई होती, लेकिन इसको पढ़ने के लिए हम दो पाली में डिवाइड करते हैं, एक दाईं पाली, एक दूसरी बाईं पाली। जो दाईं पाली होती है वो बाईं पाली की अपेक्षा क्या होती है, काफी बड़ी होती है। और दाईं पाली के नीचे वाले हिस्से में नीले रंग की एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, ये नीले रंग की होगी, नीले रंग की छोटी सी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं।
फिर से ध्यान से सुनिए, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और याद रखिएगा कि यकृत जो है, यकृत आपके जन्म के समय काफी बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे छोटी हो जाती है और यकृत 2 पालियों में विभाजित होती है, एक दाई पाली एक बाई पाली। जो दाई पाली होगी बाई पाली से काफी बड़ी होती है और दाई पाली के नीचे नीले रंग की एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। यकृत का काम ही है, यकृत में भी पित्त रस बनता है, पित्ताशय में भी पित्त रस बनता है। पित्त रस का मतलब बाइल जूस। फिर से ध्यान से सुनिए, यकृत में भी पित्त रस बनता है और पित्ताशय में भी पित्त रस बनता है। बस ये है कि जो आपका यहाँ पे यकृत के बहुत सारे काम पूछे जाते हैं आपसे पेपर में। तो एक काम शायद सबको पता होगा कि यकृत में हमारा ग्लाइकोजन संचित रहता है ना। जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर हमारे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी। तो पहला काम क्या है यकृत का, ग्लाइकोजन को संचित करना। दूसरा काम आरबीसी का निर्माण करना, यकृत में होता है ना भ्रूणी अवस्था में, तो याद रखेंगे आरबीसी का निर्माण करना। तीसरा काम और क्या होगा, विटामिन ए इसमें रहता है ना। विटामिन ए नहीं रहता। जो हम विटामिन ए ग्रहण करते हैं तो विटामिन ए का संश्लेषण करके कैरोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। खास बात ये है कि क्या करता है यकृत हमारा, जो विटामिन ए है, जो हम विटामिन ए लेते हैं उसका संश्लेषण करके किसका निर्माण करता है, कैरोटीन का निर्माण करता है, जो कि हमारे किसके लिए आवश्यक होती है, आंखों के लिए आवश्यक होती है। क्लियर हो गया। तो क्या और भी काम है इसके, जो हमारा यकृत होता है हमारे शरीर में उपस्थित CO2 तथा अमीनो अम्ल से क्रिया करके यूरिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है। और यूरिया का निर्माण किस साइकिल के माध्यम से होता है, आर्जिनिन आर्थिनिन साइकिल। ठीक है, इस साइकिल का आप नाम याद रखेंगे, आर्जिनिन आर्थिनिन साइकिल चक्र। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो हमने आपको कुछ मुख्य काम बताए हैं, ध्यान से सुनेंगे फिर से। यकृत हमारे शरीर में या स्पेशली भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण करते हैं। यकृत आपके पित्त रस का निर्माण करते हैं। यकृत हमारे विटामिन ए को कैरोटीन में परिवर्तित करके हमारे शरीर विटामिन ए का संश्लेषण करके क्या बनाते हैं, कैरोटीन बनाते हैं। यकृत हमारे CO2 तथा अमीनो अम्ल दोनों को संयुक्त रूप से क्रिया करके आर्जिनिन आर्थिनिन चक्र द्वारा किसका निर्माण करते हैं, यूरिया का निर्माण करते हैं। यकृत में एक और काम होता है, यकृत में जो हमारे आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फिर से इस वर्ड को बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। हमारे शरीर की जो आरबीसी होती है, आरबीसी में आपको पता है कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और जो हमारी यकृत होती है, इस हीमोग्लोबिन जब हमारा नष्ट होता है तो एक पदार्थ बनाती है जिसका नाम है बिलीरुबिन। क्या नाम है, बिलीरुबिन। ठीक है, याद रखेंगे। यकृत जो है हमारे आरबीसी में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है, जब वो हीमोग्लोबिन हमारी नष्ट होती है तो एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन यकृत से निकलने वाले पित्त में पीला रंग प्रदान करने का कार्य करता है। और ये जो हमारा जो हमने एक बात आपको कल बताई थी कि हमारा जो यकृत है, हमारा जो अग्नाशय है, बताया था ना, इधर अग्नाशय था इसके पीछे। तो जो हमारा अग्नाशय है, जो हमारा यकृत है, ये सभी अपना पदार्थ कहाँ पे लेके आते हैं, ड्यूडेनम में। कहाँ लेके आते हैं, ड्यूडेनम में। फिर बताया था ना ये, और फिर ये ड्यूडेनम के माध्यम से कहाँ आता है, छोटी आती। तो बीच में यहाँ पे एक छोटी सी क्रिया होती है, इनसे जो पदार्थ हमारे इसमें आता है, तो ये पदार्थ जो हमारा रक्त होगा स्पेशली इसमें, तो रक्त हमारा बिक्र में जाएगा। बिक्र मीन्स किडनी। और किडनी में एक काम होता है रक्त को साफ करने का। आप जानते हैं किडनी में एक काम होता है रक्त को साफ करने का। तो जो हमारे रक्त में यूरिया मिली हुई है, हमारे रक्त में जो बिलीरुबिन मिला हुआ है, वो बिक्र में क्या हो जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, रक्त से अलग कर दिया जाता है। जो शुद्ध रक्त होगा फिर वो हमारे हार्ट पे जाएगा, शरीर पे फिर भिन्न भिन्न भागों पे जाएगा। और वो जो यूरिया है और बिलीरुबिन है वो फिर से हमारी छोटी आंत में आके हमारे गुदा द्वार के माध्यम से शरीर से क्या हो जाता है, बाहर कर दिया जाता है। क्लियर हुआ।
मेरी वॉइस एक एक पॉइंट सुना है आपने तभी क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैं सारी चीजें बता चुकी हूँ। फिर से ध्यान से सुनना। क्या होता है, यकृत में जो यूरिया बनता है, और हमने अभी बताया कि आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने से, नष्ट होने से एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है बिलीरुबिन, जो कि हमारे पित्त रस में पीला रंग प्रदान करता है। ये दोनों यूरिया और बिलीरुबिन हमारे आपके रक्त में घुल जाते हैं और वो हमारे विक्र में जाता है, किडनी में जाता है, और वहाँ पे रक्त को साफ किया जाता है विक्र के माध्यम से। तो बिलीरुबिन और यूरिया को रक्त से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और रक्त को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। रक्त शुद्ध होने पर हमारे हृदय पे जाएगा और शरीर के विभिन्न भाग में जाएगा, और जो यूरिया और बिलीरुबिन है वो पित्त रस के माध्यम से, हमारे छोटी आंत से, एनस के माध्यम से शरीर से क्या करते जाता है। सबको क्लियर हो गया? क्रिया कैसे होती है समझ में आ गया सबको? चलो अब थोड़ा सा ये चीज भी समझिए। यकृत का वजन पूछा जाता है तो याद रखेंगे, यकृत लगभग 1500 ग्राम होती है। कितना होता है इसका वजन? कितने किलो? 1.5 किलो। चलो समझ तो गए। लिखो, आया ना सबको समझ में? समझ में आया सबको? चलिए अब लिखिए। लिखिए, यकृत डाल के लिखिए। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन लगभग 1500 ग्राम, जिसका वजन लगभग 1500 ग्राम या 1.5 किलो होता है। 1.5 किलो में 1.5 किलो, और आपका ग्राम में 1500 ग्राम। वैसे ग्राम में ही क्वेश्चन आता है। 1500 ग्राम होता है। जन्म के समय यकृत, जन्म के समय यकृत, जन्म के समय यकृत काफी बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है। जन्म के समय यकृत काफी बड़ी होती है। यह द्विपालित होती है, मतलब लोब होते हैं, 2 लोब्स होते हैं इसमें, ऐसा भी कह सकते हैं। पिंडनुमा संरचना में आपका द्विपालित होती है। दाईं पाली बाईं पाली की अपेक्षा बड़ी होती है। दाईं पाली, राइट, दाईं पाली बाईं पाली की अपेक्षा काफी बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है। दाईं पाली के निचली सतह पर, दाईं पाली के निचली सतह पर, दाईं पाली के निचली सतह पर नीले रंग की, दाईं पाली के निचली सतह पर नीले रंग की एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है। दाईं सतह के निचली सतह पर, आपके दाईं पाली के निचली सतह पर नीचे नीले रंग की एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, जिसे पित्ताशय कहते हैं, जिसे गॉल ब्लैडर, जिसे पित्ताशय कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। लिख लिया सबने? हो गया? इतना लिख लिया? आगे लिखिए। यकृत में, यकृत तथा पित्ताशय में, लिखिए, यकृत तथा पित्ताशय में, यकृत तथा पित्ताशय में पित्त रस का निर्माण होता है। बाइल जूस, पित्त रस का निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। मानव में प्रतिदिन 500 से 1000 ml पित्त का स्त्रावण होता है। मानव में प्रतिदिन 500 से 1000 ml
पित्त का स्त्रावण होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है तथा स्वाद में कसैला होता है। स्वाद में कसैला, इट मीन्स कड़वा बोल सकते हैं। स्वाद में कसैला होता है। आगे लिखिएगा, यकृत के पित्त रस का पीएच मान, यकृत के पित्त रस का पीएच मान, यकृत के पित्त रस का पीएच मान 7.1 से 7.3, यकृत के पित्त रस का पीएच मान 7.1 से, इसी का होता है 7.1 से 7.3 तथा पित्ताशय के लिखिए, पित्ताशय के पित्त रस का पीएच मान, पित्ताशय के गॉल ब्लैडर के पित्ताशय के पित्त रस का पीएच मान, बाइल जूस का पीएच मान 6.9 से 7.7 तक होता है। 6.9 से 7.7 तक होता है। यकृत के पित्त रस का पीएच मान 7.1 से 7.3 होता है और आपके पित्ताशय में बनने वाले पित्त रस का मान 6.9 से 7.7 होता है। ठीक है, लिख लिया सबने। इनमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। इनमें कोई पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है। पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। चलो लिखो यकृत के कार्य। देखिए यकृत के कार्य जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थके तो नहीं? थक गए? लिख लो, चलो तो भी लिखना है। लिखो, पहला नंबर डाल के जल्दी जल्दी लिख डालो। ठीक है, लिखो पहला नंबर डाल के। यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। पहला काम लिखिए, यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, संचित रहता है। यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। दूसरा काम लिखिए, लिखेंगे दूसरा काम। यकृत में उपस्थित कोशिकाएं अमोनिया तथा यकृत में उपस्थित कोशिकाएं अमोनिया तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करा के यूरिया का निर्माण करती है। मतलब अगर पेपर में आ जाए यूरिया कहाँ बनता है तो यकृत में। ठीक है, CO2 से क्रिया करा के यूरिया का निर्माण करते। यूरिया का कोई सूत्र बताएंगे मुझे? यही है, NH2CONH2 यूरिया का सूत्र है ये। NH2CONH2 ये यूरिया का सूत्र है। HCOOH किसका सूत्र है? HCOOH किसका है? फॉर्मिक एसिड का है ना। कैसे भूल जाते हो सब। चलो आगे लिखिए, अगला कार्य लिखिए। यकृत की कोशिकाएं कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती है। कैरोटीन से, जब कैरोटीन लेंगे गाजर वगैरह से, उससे क्या बनेगा?
विटामिन ए, ठीक है। कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती है, विटामिन ए का संश्लेषण करती है, विटामिन ए का संश्लेषण करती है। अगला लिखिए। अच्छा, मैं तो ये लिखाना भूल गई यहाँ पे यूरिया वाले में कि जो यूरिया का निर्माण होता है आर्जिनिन आर्जिनिन चक्र के द्वारा होता है। लिख लो, है ना, फैक्ट के रूप में ही लिख लो। यूरिया का निर्माण लिख लो कहीं पे ऐसे ही, क्योंकि पढ़ना तो है ही है। यूरिया का निर्माण आर्जिनिन आर्जिनिन चक्र के द्वारा होता है। यूरिया का निर्माण आर्जिनिन आर्जिनिन चक्र के द्वारा होता है। चक्र के द्वारा होता है। और कुछ बचा है क्या? एक और काम लिख लीजिए। लिखिए, यकृत में काम अगला लिखिए इसका। यकृत में मृत आरबीसी, हाँ अगला काम लिखना है इसका। मृत आरबीसी मतलब जो आरबीसी हमारी क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी, मर जाएंगी, ठीक है। मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन से, यकृत में मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन से, मृत मतलब मरी हुई, मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन से यकृत कोशिकाओं द्वारा बिलीरुबिन, सामने लिखा हुआ है बिलीरुबिन, नहीं लिखा है क्या? बिलीरुबिन नामक वर्णक का निर्माण होता है। पिगमेंट, वर्णक को कहते हैं पिगमेंट। बिलीरुबिन नामक पित्त वर्णक का निर्माण होता है, पित्त वर्णक का निर्माण होता है। बिलीरुबिन नामक पित्त वर्णक का मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन से यकृत कोशिकाएं क्या करती है? आपके बिलीरुबिन पित्त वर्णक का निर्माण करती हैं, निर्माण होता है। यह बिलीरुबिन पित्त रस को पीला रंग प्रदान करते हैं। यह बिलीरुबिन पित्त रस को पीला रंग प्रदान करते हैं। अच्छा, हमने एक चीज कल बताई थी क्या कि जो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम से नहीं, यूरोक्रोम के विखंडन से यूरोबिलीन बनता है, जिससे आपके, है ना, समझ रहे हैं? चलो वो लिखा देंगे, अभी हम लिखाएंगे। चलो आज इतना काफी है आप लोगों के लिए।